कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Okay, so we are discussing chapter 2 term 1 revision answer key. Okay, and question number 1 का answer is social, that is option D. Okay, now second question is little I just confused you all. ठीक है, तो कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं भी हुए. Okay, Ramesh is aspiring to head his company but he is unassertive and cooperative and works hard. उसके बाद ये लिखा हुआ है he is unable to relax and feels he is always short on time. Okay, just a minute. Kunal is waiting in the room. एक second. Okay. Kunal, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. We are just started the answer key. Okay, so question number 1 का social है and again आप लोग अपनी आंसर की खोल सकते हैं. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, because I have reverted this answer sheet to all of you. Okay, so question number 1 social is the right answer. Question number 2, बताओ Vansh, what will be the right answer? Vansh, be fast. Ma'am, both A and C, ma'am. Yes, both A and C, that is the right answer. But कुछ बच्चों ने यहाँ पर टाइप A ही लिखा है. ठीक है, तो देखो टाइप A का यहाँ पर है कि he is unable to relax and feels is always short on time. And टाइप C का हाँ, टाइप C का यहाँ पर था he is unassertive and cooperative and works hard. तो यहाँ पर दोनों हैं, both A and C. That is the right answer. Now, Vasundhara, third question. Priya exhibits strong aggressive tendencies वाला. बताओ, what will be the right answer? मैम मैंने प्रोजेक्शन लिखा था. Projection is the right answer. Very good. Okay, Kunal, what will be the right answer of question number 4? मैंने डी करा. Which one? मैंने थर्ड का डी करा है, फोर्थ का बी करा है. Fourth का B. हाँ, तो B is the right answer. Oral, anal, phallic, latency and genital. ठीक है, सो फोर्थ का B इज द राइट आंसर. अब देखो ये बहुत इजी भी ऑप्शन था. A में डिनायल प्रोजेक्शन है, ऑब्वियसली दे आर नॉट द स्टेजेस. ठीक है, C में अगेन डिनायल आ गया बीच में, दैट इज नॉट द स्टेज, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है. और D तो कहीं से भी नहीं है, तो B विल बी द राइट आंसर, B फॉर बॉय. ठीक है, फिफ्थ वन, आंचल, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन? Not returning to an earlier age to cope with the situation. Yes, because यहाँ पर आपका एक inadequate like growth होता है. ठीक है, मतलब आप mature immaturely behave करते हो. So C will be the right answer. Okay, Vansh, sixth one. Ma'am, C, repression, ma'am. Repression, very good. Seventh, Vasundhara. Denial. B. Yes, right answer. अगर इसमें किसी को भी confusion है, सेवेंथ का हमारा डिनायल है, डी ऑप्शन, और सिक्स्थ का हमारा रिप्रेशन है, सी ऑप्शन, सी फॉर कैट. ठीक है, किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है कि मैम ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा मैंने लिखा है, तो प्लीज बी फ्री टू आस्क. यस मैम, सेवेंथ में मैम मैंने डिनायल ही लिखा है, बट मैम मेरे को मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें मैम, क्योंकि मैम वो मैम प्लेट लगाना तो मैम एक तरीके से डिनाई नहीं करना हुआ ना मैम. उसका हस्बैंड नहीं है, अब आप किसी मरे हुए इंसान के लिए प्लेट लगा रहे हो. यस मैम, वो ठीक है, बट मैम वो डिनाई तो ये होता ना कि मैम वो ये मना कर दी थी डायरेक्टली कि उसके हस्बैंड जिंदा है, या मतलब वो बोल दी थी कि वो तो मरे ही नहीं है. यहाँ पर मतलब तो वही है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ एनी क्लोज ऑफ यू अगर कुछ नहीं है, वो घर पे नहीं है और उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, जबकि वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो डिनाइल ही तो हुआ, दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी. यस मैम, मेरे को लगा पता नहीं शायद प्रॉब्लम फोकस्ड है थोड़ा सा. ना बिल्कुल भी नहीं, दिस इज अ डिनाइल, दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके मैम. ओके. एट्थ वन, व्हिच ऑफ दीस टेस्ट आर प्रोजेक्टिव टेस्ट? कुणाल. मैंने डी करा. डी, यस, बिकॉज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट आपका प्रोजेक्टिव में आता है, और रॉर्साच इंग्लॉट टेस्ट भी आपका उसमें ही आता है प्रोजेक्टिव में. तो बोथ ए एंड बी, दैट इज डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन.
ठीक है 9 आंचल मैम मैंने डी करा था। डी किया था एनल स्टेज क्यों किया था डी मैम मुझे ऑनेस्ट मुझे तो वही डी लग रहा है। वो डी है राइट आंसर है बट मैं आपसे पूछ रही हूँ डी क्यों किया था क्यों किया था मुझे याद था दैट 1 to 3 के बीच में दे हैव रिटन जिसमें लिखा है 1 to 3 फाइनल स्टेज में होता है। मुझे याद ये भी लिखा हुआ है कि अगेन 1 2 3 के बीच में डेवलप होता है एनल स्टेज और दूसरा ये भी लिखा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो ठीक है तो इड एंड ईगो का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एनल स्टेज पे होता है ठीक है तो अगर किसी ने भी ओरल लिखा बिकॉज आई थिंक लिखा है आप लोग में किसी ने ओरल ठीक है तो वो गलत है ओरल स्टेज सिर्फ और सिर्फ माउथ प्लेजर जब सीकिंग ऑर्गन तक रहता है दैट इज द ओरल स्टेज ठीक है एनल अगेन स्टेज होता है जब आपकी डिमांड्स फुलफिल करता है बच्चा सोसाइटल डिमांड्स को फुलफिल करना लगता है ठीक है तो दिस इज द एनल स्टेज 10th वंश मैम डिनायल मैम या इसमें दिस मैम इज डिनाइज लिख अगेन डिनायल बिल्कुल बिल्कुल अब देखो यहाँ पर बच्चे ना हाँ बोलो हाँ मैंने 10 में डी करा है, आपने गलत मार्क करा हुआ है। 10th का अपने डी किया हुआ है एक मिनट ओके ओके एक्चुअली बहुत क्लोज था माइट बी देखने में गलती हो गई होगी अच्छा 11th का एक मिनट देखो जरा क्या है 11th का यही है ना एक मिनट हाँ ठीक है माइट भी मुझसे मिस्टेक हो गई होगी ठीक है तो मैं अभी इसको करेक्ट कर दूंगी ओके कुणाल मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ नोट सही आप कर आंसर तो सही है। हाँ डिनाइल इज द राइट आंसर यस क्योंकि बिल यहाँ पर डिनाई कर रहा है कि वो पीता ही नहीं है वो अगेन ड्रिंक ही नहीं करता है ठीक है सो दैट इज डिनाइंग द थिंग ओके इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट ओके चलो कुणाल आप बताओ 11th का व्हाट इज द राइट आंसर मैंने ये करा है। या ए बिकॉज ए अब देखो क्यों होगा इसका थोड़ा रीजन भी बता देती हूँ सुपर ईगो में कहीं ना कहीं एक मोरालिटी आ जाती है और यहाँ लिखा है यू रियली शुड नॉट डू दैट तो शुड इज एन ऑब्लिगेशन ठीक है तो शुड यहाँ पर एक तरीके से ऑब्लिगेशन कि ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छे लोग ऐसा नहीं करते हैं ठीक है तो ए विल बी द राइट आंसर मैम Ma'am, I have marked the option C in this particular question. इन विच But क्वेश्चन I'm kind of thinking in this question 11 मैंने C mark करा हुआ है। तो मुझे तो मतलब C ठीक लग रहा था कि I think super ego is basically जब आप societal norms का भी ध्यान रखते हो and being reasonable is taking care of what is socially correct and we are talking about working out for a compromise. हाँ तो बट देखो what ना जस्ट अ मिनट आपकी बुक में भी ना वेयर देयर इज अ लाइक जहाँ पर आपका ईगो स्टार्ट हुआ था एंड 4 लाइंस जो बॉटम में दी गई थी डिफरेंस बिटवीन इड एंड ईगो याद होगा अगर आपको आप बुक भी खोल सकते हो तो वहां पर इड और ईगो में कंपेयर करते हुए लिखा भी था कि इड इज फॉर द लाइक प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल्स ठीक है एंड अगेन ईगो इज फॉर द रीजनेबल प्रिंसिपल व्हेन वी वांट टू बी रीजनेबल ठीक है रीजनेबल का मतलब होता है जैसे हम मैंने कार्ट वाला एग्जांपल दिया था ठीक है कि अगर आप शॉपिंग मॉल में जाकर कार्ट को झपट लेते हो और एक ही कार्ट है वहां पर शॉपिंग कार्ट ठीक है और आप कहते हो कि नहीं ये तो मेरी ही है मुझे ही चाहिए तो ये इड है ठीक है और अगर आप बोलते हो कि नहीं जाओ उसके इसके लिए फाइट करो तो अगर मैं बोल रही हूँ कि क्या मैं फाइट करनी चाहिए ठीक है तो ये आपका कहीं ना कहीं ईगो है ठीक है मगर जब आप बोलो कि आपको फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि नाइस पीपल डू नॉट डू दैट वे तो ये सुपर ईगो है मतलब रीजनेबल एक्शंस क्या होते हैं एक लॉजिकल एक्शंस ना ठीक है मगर वहां पर मोरालिटी नहीं होती है ठीक है बट अगेन 11th में क्वेश्चन में ए ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है नाइस पीपल डोंट एक्ट दैट वे और अगेन यू रियली शुड नॉट डू दैट ठीक है तो यहाँ पर दिस इज सुपर ईगो ओके क्लियर है कॉम्प्रोमाइज में आ जाएंगे ये रीजनेबल है मतलब चलो एक डील कर लेते हैं तो ये ईगो है ठीक है क्लियर है सो क्लियर है ना ओके तो 11th का आंसर ए होगा ओके नाउ 12th आंचल
D part. D part, yes, that is the right answer. A set of beliefs that one can perform adequately in a particular situation. ठीक है. 13th, Vansh. Yes, ma'am. 13th. बताओ 13th. Ma'am. अब देखो Ma'am, यहाँ पर मैंने Electra complex, ma'am. इलेक्ट्रा B. कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, ना बिल्कुल भी नहीं. एक बात बताओ, किसी ने भी आंसर हाँ. यहाँ पर आपने डी लिखा है? किसी ने भी आंसर मैम लिखा? मैंने लिखा है. आपने What's लिखा the है. question? द I क्वेश्चन नंबर thought 13. the Oedipus complex is not a stage. They're asking for a हाँ, stage. एक मिनट, इसलिए मैं अभी जस्ट मेरे क्लिक हुआ इसको देखकर. ठीक है. आंचल हैज रिटन डी ऑप्शन. ठीक है. कुणाल, आपने क्या लिखा था जो मैंने कट कर दिया या जो C मैंने करा है सही? 13 में. डी किया था आपने भी? 13 में C करा है मैम. आपने सी किया है. ओके, ठीक है. वंश, आपने क्या लिखा है? मैम मैंने लिखा C है मैम. सी लिखा है. वसुंधरा? मैम मैंने ए लिखा है. ए लिखा है. तो अब पहले तो ए और बी वाले तो गलती हैं बिल्कुल. ठीक है. अब देखो सी वाला भी शायद मैंने आपका क्लियर करेक्ट कर दिया कुणाल. ठीक है, मगर वो गलत होगा क्योंकि अभी मेरे जस्ट दिमाग में आया. देखो यहाँ पर स्टेज पूछा है ना कि अगेन कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो आपका अगेन मार्क्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक गलत था तो वो सही हो गया और जो एक सही था वो गलत हो गया. ठीक है कुणाल, क्लियर है? वो मैं क्लियर कर दूंगी कभी उसको कट करके. ठीक है. तो देखो यहाँ पर स्टेज पूछा अगर है तो स्टेज में ऑब्वियसली इट विल बी अ फैलिक स्टेज. अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पूछता तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स था. क्लियर है? Yes, ma'am. तो फैलिक स्टेज तो हमने सेज देख के निकाल दी. उसका फैलिक यहाँ पर पूछा ना, रियान इज अ 5-year-old अडोर्स हिज मदर, तो ये तो बता रहा है कि रियान ऐसा ऐसा करता है. ठीक है. बट ये बोला ही डिस्प्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच स्टेज ऑफ पर्सनालिटी. तो इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स कम्स इनटू द फैलिक स्टेज. So here again the question is asking for the stage and not for the complex. Okay. So again Achal, your 1 marks will be getting. आपको 1 marks बढ़ा दूंगी. ठीक है. मैं करेक्शन कर दूंगी. ओके. कुछ पूछ रहे थे? No, ma'am, बस ये बोल. ठीक है. ओके. सो अगेन 13th का डी हो जाएगा राइट आंसर. मैं अपने आंसर की में भी कर लूं सही. अभी चलो बात में करते हैं. ओके. चलो 14 वसुंधरा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 14? ये बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था. 14 मैम मैंने बी लिखा है, डिनायल. आपने और मैंने शायद काटा है. नहीं, अच्छा आपका तो चेक ही नहीं किया अभी. ठीक है. डिनायल. ओके फाइन. कुणाल, आपने क्या लिखा था? मैंने बी लिखा था आपने. डिनायल. ए रैशनलाइजेशन. ओके. वंश, आपने भी शायद रैशनलाइजेशन ही किया था, मुझे याद है. जहां मैम मैंने नन किया है मैम. नन किया है आपने. ओके, ठीक है. Yes, ma'am. Achal has also done for the none, I think. Yes. So now the answer is none only. अब देखो why none and why not rationalization? ये एक्चुअली जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये रिएक्शन फॉर्मेशन का है. ठीक है. क्यों रिएक्शन फॉर्मेशन का है? बिकॉज स्तुति डिड नॉट गेट द जॉब शी वांटेड. तो दैट इज द ट्रू फीलिंग्स. तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसको जॉब चाहिए थी. ठीक है. मगर वो शी वेंट फॉर द सेलिब्रेटरी लंच विद द फ्रेंड्स. शी इज नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस हियर. ठीक है, कि मैं इसलिए लंच पे जा रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है. अगर वो ऐसा लिखा होता ना कि शी इंजॉयज दैट शी इज नॉट गेटिंग द जॉब एंड अगेन वो चली गई, तो ये हाँ शायद रैशनलाइजेशन हो जाता. ठीक है. मगर यहाँ पर कोई रीजन मेंशन नहीं किया है. शी इज हाइडिंग हर ट्रू फीलिंग्स एंड डिस्प्लेइंग द फॉल्स फीलिंग्स. Okay, so this was the reaction formation and the option was not given, so the option is none. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ वसुंधरा. मैम डिनायल क्यों नहीं कि उसको जॉब तो मिला नहीं है, फिर भी वो सेलिब्रेट कर रही है, तो डिनायल नहीं तो हो गया. डिनायल में मतलब इज रिफ्यूजिंग द रियलिटी. मतलब यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स अगर आती है तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन है. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लव यू बट आई शो यू दैट आई हेट यू. ठीक है. सो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. दैट इज नॉट डिनाइंग द थिंग्स. समझ आ रहे हैं? देखो डिनायल होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं करना है कोई चीज. ठीक है. देखो कीवर्ड्स थोड़े से याद रखा करो.
अगर कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स दिखाती हैं, ठीक है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। कोई एक्सक्यूजेस होता है तो रैशनलाइजेशन होता है, कोई ब्लेमिंग होती है तो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, और अगर कोई अनकॉन्शियस माइंड की बात करी जा रही है तो वो अगेन डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो 15th किसकी टर्न थी? कुणाल बताओ 15th। मैम मैंने 15 में सी करा। सी, दैट इज आइडियल सेल्फ, यस, बिकॉज़ सेल्फ थ्योरी आइडियल सेल्फ को ही अगेन सर्च करती है, ठीक है। 16th आंचल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दैट इज द राइट आंसर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का सिंपल सा एक मेरा पर्पस था कि आपको इतने सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है मैस्लो थ्योरी की सबसे पीक थ्योरी, जो पीक स्टेज आती है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट में लिखा है, बाकी सब में सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और स्टीम लिखा है। सो इट विल सेव योर टाइम रादर देन रीडिंग होल आंसर्स, यू जस्ट हैव टू राइट दिस, ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रिक समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है। नाउ वंश 17th क्वेश्चन। मैम रेमंड कार्टिल मैम ए। यस, राइट आंसर रेमंड कैटल, ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन वसुंधरा। मैम ए। ए, ओके, ए इज नॉट द राइट आंसर। किसी को राइट आंसर पता है इसका? मैम डी होगा। बी, कैरन हॉर्नी। देखो, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज कैरन हॉर्नी, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि अगर बेसिक एंजाइटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ पेरेंट इज नॉट अगेन टेकिंग अटेंशन और गिविंग अटेंशन टू एनीवन, ठीक है, लाइक ऑब्वियसली फीमेल चाइल्ड, तो वो क्या करेगी? या तो उसका अटेंशन पाने के लिए बहुत मूव करेगी उनकी तरफ, या तो मूव अवे करेगी, और या तो अगेंस्ट चली जाएगी, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कैरन हॉर्नी, ठीक है। सो 18th का आंसर अगेन बी होगा। ओके, 16 एक बार बता दीजिए। यस, व्हाट? 16 एक बार कंफर्म कर दीजिए। 16, जी। जस्ट अ मिनट। 16 is A, 16th answer is A, 17th answer is again A, ठीक है, 18th answer is B, okay, yes, 15 का सी। yes, ठीक है, 18th is B, कैरन हॉर्नी, ठीक है। अगर किसी की OMR शीट में करेक्शन गलत है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज स्पेस था, ठीक है, तो माइट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा वो। ओके, चलो 19th कुणाल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम 18th क्वेश्चन का कैरन हॉर्नी कैसे हो सकता है? मतलब उसकी थ्योरी ज्यादा कार्ड में उसे मैच कर रही है। नहीं समझी क्या? फिर से बोलो, पार्डन। मैम जो क्वेश्चन 18th है उसमें जो लिखा है इट इज मैचिंग मोर विद द थ्योरी ऑफ कार्ल जंग देन कैरन हॉर्नी। कैरन How? हॉर्नी हैज मेंशन्ड वुमेन। हाउ इट इज कैरन हॉर्नी मैचिंग फॉर हैज कार्ल जंग? नहीं, आपको कार्ल जंग से कैसे मैच कर रही है? ये कहाँ पर लिखा है कार्ल जंग ने ऐसा कुछ भी? मैम पर्टिकुलरली तो कैरन हॉर्नी ने भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है No, बुक no, में। it is written. Just a minute. I'm coming with my book. Huh? Just a minute. हाँ, see, come to page number 38, all of you. ठीक है, 38 में अंडर कैरन हॉर्नी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, सो लास्ट के कुछ 5 to 6 लाइंस में पढ़ रही हूँ। देखो, बेसिक एंजाइटी के जो जस्ट पीछे वाली लाइन है, आगे वाली लाइन है, सॉरी। ओके,
सो देखो यहाँ लिखा हुआ है डीप रिसेंटमेंट टुवर्ड्स पेरेंट और बेसिक हॉस्टिलिटी अकर्स ड्यू टू दिस एंजाइटी। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? दिस इज अ रिएक्शन। ठीक है, कि मूविंग अवे, जो मैंने बताया, मूविंग अवे, मूविंग टुवर्ड और अगेंस्ट ईच अदर। फिर दूसरी लाइन देखो, बाय शोइंग एक्सेसिव डोमिनेंस और इंडिफरेंस और बाय प्रोवाइडिंग टू मच और टू लिटिल अप्रूवल, पेरेंट्स कैन जनरेट अमंग चिल्ड्रन फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड हेल्पलेसनेस व्हिच इंटरफेयर विद देयर हेल्दी डेवलपमेंट। एग्जैक्टली नहीं लिखा है जब, बट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू ऑल। ठीक है, मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर बच्चों में बेसिक एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, तो बेसिक एंजाइटी अधिकतर यहाँ पर गर्ल चाइल्ड में ही दिखाई जा रही है। इंडिफरेंस जो होता है वो गर्ल चाइल्ड के साथ ही होता है। तो वो मदर फादर का अफेक्शन पाने के लिए तीन चीज कर सकता है, या तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, और अगर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है तो इसका मतलब हो गया मूविंग टूवर्ड्स। ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे। या तो ये भी कर सकता है कि वो अगेन मूव अवे कर जाता है, उसे मतलब नहीं होता, ठीक है, वो अपनी लाइफ अपने लीड करने लगता है। ठीक है, या वो होस्टाइल हो जाता है और आपके अगेंस्ट हो जाता है। ये मैंने अच्छे से समझाया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, सो ये थ्री रिएक्शन ही तो हुए। तो ये कैरन हॉर्नी का डेफिनेशन ही तो मैच किया, इसमें कार्ल यूंग का तो डेफिनेशन कहीं से भी मैच नहीं किया। कैसे लगा आचक कि कार्ल यूंग बताया ऐसा कुछ? मैम, if we see the like theory of Carl Jung, उसमें लिखा हुआ है that the basic assumption of theory is that the personality consists of competing forces and between the individual and demands of the society. So इसमें भी लिखा हुआ that the people interact with anxiety with each other. So बट इसमें कहीं ना कहीं एंजाइटी इन पीपल की यहाँ बात करें, इन्वायरमेंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। जो चीज से आपको एंजाइटी हो रही है, वेल इट इज रिटन इन्वायरमेंट। नहीं आ रहा। देखो मैं बताती हूँ, जस्ट यहाँ पर आपकी एक लाइन है, देखो मैं बता रही हूँ, इसको पैराग्राफ में पूरा ही पढ़ दे रही हूँ जस्ट फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, देखो, शी आर्ग्यूड से पढ़ रही हूँ मैं। ओके, कैरन हॉर्नी ने किस चीज पे आर्ग्यू किया था? तो शी आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय द डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, हमारे डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से अगेन एक एंजाइटी आती है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड when parents behavior towards a child is indifferent, अगर आपके पेरेंट्स आपको तक indifferent है, ठीक है, discouraging है, erratic है, the child feels insecure and a feeling called basic anxiety results। ठीक है, एक बेसिक एंजाइटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, और वो चाइल्डहुड में ही आ जाती है। अब उस बेसिक एंजाइटी से बच्चा कैसा इंटरेक्ट करता है, ये लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, डैश क्लेम दैट देयर वर थ्री डिस्टिंक्ट वेज इन विच पीपल इंटरैक्ट विद द एंजाइटी बाय ईच अदर। अगर मैं बेसिक एंजाइटी लिख देती तो आप लोग को बहुत क्लियर था कि कैरन हॉर्नी इज द आंसर, क्योंकि बेसिक एंजाइटी टर्म वाज गिवन बाय अगेन कैरन हॉर्नी। ठीक है, मगर मुझे आपको रटवाना नहीं है। ठीक है, आप एंजाइटी समझिए कि यहाँ पर किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर बेसिक एंजाइटी होती है तो तीन तरीके से वो रिएक्शन देता है। आगे देखो, डीप रिसेंटमेंट टुवर्ड्स पेरेंट, ये फर्स्ट है, या तो बच्चा बहुत रिसेंटफुल हो जाता है। ठीक है, और बेसिक हॉस्टिलिटी अकर्स ड्यू टू दिस एंजाइटी, तो और या तो बच्चा बहुत हॉस्टाइल हो जाता है। तो रिसेंटफुल, हॉस्टाइल होना, ये आपके में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, दैट आई आल्सो डू अग्री। ठीक है, बट व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू ऑल, आई हैव अ रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि थ्री रिएक्शन बच्चा शो करता है। ठीक है, या तो वो आपके बहुत पास चला जाएगा, या तो बहुत दूर चला जाएगा, या उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपके अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, so that are the three reactions which Karen Horney has given. Okay, clear है? It does not again have any link with Carl Jung or Alfred Adler. Okay, understood? Because ये definitions बहुत ही छोटे से में दे रखी है, तो explaining में आप मतलब जब मैं orally explain करती हूँ तो वहां पर बहुत attentive होने की बात है। Yes, बताओ। Okay, ma'am. समझ में आया ना? बिकॉज ये देखो, आपकी इसमें फॉल्ट नहीं है, इसमें बहुत एक पैराग्राफ में कैरन हॉर्नी की डेफिनेशन बता रखी है। कैरन हॉर्नी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ठीक है, इनकी तो पूरी फीमेल डोमिनेंस थ्योरी थी। ओके, बट हमारे में एक ही पैराग्राफ दे रखा है, तो आपको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। बट अगेन जो क्लास में मैंने बताया, बिकॉज इसका क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कैसे समझोगे, है ना? तो अगेन कैरन हॉर्नी विल बी द आंसर। 18th का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 19th, चलो कौन बताएगा? वंश, व्हाट इज द राइट आंसर? मैम सी, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मैम। हाँ, बिकॉज एल्फ्रेड एडलर ने अगेन इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स दिया था। वेरी गुड। 20, वसुंधरा।
वसुंधरा? मैम मैंने सेल्फ लिखा है। Yes, because the humanistic approach understands us in terms of the self only. ठीक है, यहाँ पर हमारे ऊपर की ये थ्योरी है, सेल्फ थ्योरी. ओके, तो सेल्फ इज द राइट आंसर. 21. कुणाल? मैम 19 बता दीजिए. 19th is C, an inferiority complex. 20th is the self, B option. ठीक है, 21 मैंने सी मार्क करा है. सी दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि अगेन हमारी जो मैस्लो की थ्योरी है, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ थ्योरी भी बोली जाती है, तो ग्रोथ नीड्स है. ठीक है, नो सेक्सुअल नीड्स, नो एफिशिएंसी नीड्स. ओके, क्लियर है? अंडरस्टूड? ठीक है ना? ओके, आंचल 22. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए. सी पार्ट, ठीक है, कई बच्चों ने यहाँ पर पेशेंट सेंटर्ड थेरेपी लिख दी है, तो वो गलत है, क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी और पेशेंट सेंटर्ड थेरेपी इज नॉट द सिनोनिम, इज नॉट द राइट वर्ड. ठीक है, इसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं. ओके, सो सी इज द राइट ऑप्शन. वंश 23. हाँ वसुंधरा? मैम मैंने भी पेशेंट ही लिखा है. हाँ, पेशेंट नहीं होगा, वो पर्सन पे फोकस्ड है. ठीक है, वो जब वो कोई भी पर्सन हो. ठीक है, सो दैट इज 22 का सी ऑप्शन. So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.